हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और सभी अपने कार्यों को सही समय पर कर रहे होंगे। आलस मालस को टाटा बाय बाय कह दिया होगा। और क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्टिव मोड में रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, अपने आप को फिट रखना है, तभी तो हिट हो गए, है ना। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति वही कर पाते हैं जो मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, जो नित्य निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करते हैं, तभी जाकर सफलता तक पहुंच पाते हैं। यदि हम सोचे कि अरे वाह, वो तो वहां है, वो इतनी ऊंचाई पर है, तो इतनी ऊंचाई पर छलांग लगाकर नहीं पहुंचा जा सकता, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है और मेहनत से पीछे नहीं हटते, तभी हम मंजिल प्राप्त करते हैं। तो अपने आप को एकदम फिट रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, दिनचर्या एकदम तंदुरुस्त रखना है, ताकि हमारा मस्तिष्क हमारा साथ दे और जो भी कार्य हम करें उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि दुनिया जो है ना, ध्यान से सुनना, दुनिया हमारी मेहनत को नहीं देखती, दुनिया देखती है सफलता को। आपने ये भी सुना होगा, उगते हुए सूरज को सब नमन करते हैं, डूबते हुए को तो बहुत कम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि सूर्योदय मतलब जो चमकता सितारा या सफल व्यक्ति है, उनकी सब वाहवाही करते हैं। वहीं पर जो बहुत मेहनत कर रहा हो, कड़ी मेहनत कर रहा हो, कड़ा परिश्रम कर रहा हो, यदि सफल नहीं है तो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देते। क्या कहते हैं? अरे ये तो लगे हैं, इनको कोई मतलब बिल्कुल इनके काम में तो कोई दम नहीं है, बात में वजन नहीं है। बहुत सारे ताने मारने लगते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं को पूजती है जो सफल होते हैं। इसलिए हमें शामिल होना है सफलता की श्रेणी में, हमें पार होना है उस सीढ़ी को, हमें जाना है हर एक बाधा को पार करते हुए, जो हमें कभी भी रास्ते में रुकावट आने की, जैसे हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, रुकावट आ सकती हैं, परंतु हमें उनसे घबराना नहीं है, हमेशा उनका सामना करते हुए नित्य आगे बढ़ते जाना है। ओके सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 12। नाम है शिक्षा और संस्कृति और लिखा है बापूजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। जिसमें क्या बताया होगा, क्या पढ़ेंगे हम? क्या शिक्षा और संस्कृति एक है? वही तो बताने आई हूं। महात्मा गांधी जी के विचारों को आज हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। और थैंक्स कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का, जो एक माध्यम बना हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने का। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। तो अब आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि हम चलेंगे भारत की संस्कृति पर। हम जानेंगे भारत का इतिहास, संस्कृति और उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, साथ ही साथ शिक्षा। शिक्षा क्या है? क्या किताबी ज्ञान ही शिक्षा है? यदि बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त कर ली तो क्या हम शिक्षित हो जाते हैं? या फिर मात्र शिक्षित होना अर्थात कि डिग्रीज प्राप्त कर लेना ही शिक्षित होना कहलाता नहीं है? या उसके साथ साथ हमें और भी बातों का ध्यान या ज्ञान होना चाहिए? और कौन कौन सी बातें हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति शिक्षित कहलाता है? यदि मैं आपसे पूछूं हु इज एन एजुकेटेड पर्सन, हु इज एन एजुकेटेड पर्सन, या फिर एक शिक्षित व्यक्ति कौन है, तो आप किसको करोगे? क्या लिखोगे आप कि जो बहुत ऊंची ऊंची या बड़ी बड़ी डिग्रीज प्राप्त करके बैठा है वही शिक्षित व्यक्ति है? या फिर जो समाज में अपने आप को सम्माननीय बनाकर रखे, हर एक समस्या का समाधान कर सके, हर एक परिस्थिति में अपने आप का तालमेल और सामंजस्य बिठा कर रखे, वो एक शिक्षित व्यक्ति है? इन सब के बारे में महात्मा गांधी जी के विचारों को जानना ही उचित होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बापू जी के जीवन परिचय को, और हम उनके बारे में जानते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, उनका पूरा नाम क्या था, माता पिता कौन थे। क्या आपको पता है पूरा नाम? जी हाँ, बापूजी का पूरा नाम क्या था, पिताजी का क्या नाम था, माताजी का नाम क्या था, कहाँ इनका जन्म हुआ? तो आइए एक बार पुनः हम महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम नमन करते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी बापूजी को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से हमारी मां भारती को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और जिन्होंने आपने दक्षिण अफ्रीका में गांधीगिरी नामक पाठ अवश्य पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि किस तरह से वहां पर ब्लैक इंडियंस कहकर उनको ट्रेन से धक्के मारकर गिरा दिया था। लेकिन वो बंदा भी ऐसा नहीं था कि किसी के गिराने से गिर जाए या बिल्कुल थक हार कर या परेशान होकर लौट आए। उसने वहां भी अपनी गांधीगिरी दिखा ही दी थी। तो जहां जिनमें काबिलियत होती है, जिनके मन में और हौसलों में बुलंदी होती है, वो कभी भी कहीं भी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बल, अपने पौरुष, अपनी बुद्धि, अपनी सरलता पर पूरा पूरा भरोसा होता है और उनको विजय प्राप्त हो ही जाती है। वही तो, तभी तो महात्मा गांधी जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है और हमेशा लिया जाता रहेगा। बापूजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, कई उपाधियां प्राप्त हुई हैं। अब जानते हैं हम उनके जीवन के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। तभी तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर सन 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा जी से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका सन 1893 से 1914 के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है, ये याद रखना। अभी मैंने आपसे कहा था ना, दक्षिण अफ्रीका में गांधीगिरी, ये वही पाठ और ये वही बताने का प्रयास किया जा रहा है उनके जीवन परिचय में कि जब दक्षिण अफ्रीका वे गए थे तो वहां पर कब का समय है ये? 1893 से 1914 के बीच का समय है। याद रखना कि ये तब का समय है जब प्रवास के ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटकर आए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 का जो समय था, उसके बाद 1915 में वे आए भारत लौटकर, स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। अब उन्होंने ये ठान लिया कि इन गोरों को तो भारत से खदेड़ना है। बहुत कर लिया राज इन्होंने, बहुत कर लिए अत्याचार इन्होंने, अब तो इनको भारत से निकालना ही है। और उसके लिए कोई हथियार, कोई औजार, कोई बड़े बड़े ऐसे मतलब अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के माध्यम से ऐसा कार्य करके दिखाया जो इतिहास में अमर हो गया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए, स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने तीर, तलवार कुछ भी नहीं रखा अपने पास। सबसे बड़े उनके हथियार क्या थे? सत्य और अहिंसा, अहिंसा और सत्य। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा ही उनके प्रमुख हथियार थे, जिनके आधार पर उन्होंने अंग्रेजों से जीत हासिल की। उन्होंने स्वराज की मांग की कि हमें स्वराज चाहिए। लोकमान्य तिलक जी का नारा आपने सुना होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा याद है आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी जी ने भी स्वराज की मांग की, अछूत उद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। ये सपूत ऐसे काम कर गए। आपने वो सुना होगा ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे, पर दुख के उपकार कहे तो मन अभिमान ना आने रे, मोह माया व्यापे नहीं तेने, पर स्त्री जन तेनु मात रे। बहुत प्यारा एक गीत है जो बापूजी पर समर्पित है। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। कृतज्ञ का अर्थ समझते हैं आप? कृतज्ञ मीन्स होता है आभारी। जब कोई हमारा कार्य करता है, जब कोई बिना स्वार्थ के उपकार की भावना रखता है, तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें,
है ना। तो कृतज्ञ अर्थात होता है उपकार मानने वाला। याद रखना ये दो शब्द, एक है कृतज्ञ, दूसरा है कृतघ्न, आधा घ और ना, कृतघ्न। ठीक है, ये विलोम शब्द है। इसका अर्थ है उपकार मानने वाला, इसका अर्थ है उपकार ना मानने वाला। तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने मतलब ये सारा राष्ट्र सब मानता है कि उन्होंने, बापूजी ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किए, इसलिए कृतज्ञ राष्ट्र उनको याद करता है। गांधी जी ने स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। हरिजन नाम उन्हीं ने दिया था, जो कि पहले समाज में किस तरह से विभाजित था, वर्ग समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जो थे उनको समाज में बड़ी ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, उनको दयनीय दृष्टि से देखा जाता था, उनको किसी भी बड़े या पवित्र गृह में प्रवेश की तक अनुमति नहीं थी। तो बापूजी ने उनको हरिजन नाम दिया, जिससे उनके मन में आत्मविश्वास की भावना जागी। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। ठीक है, और क्या लिखा था? 30 जनवरी, जन्म कब हुआ था जल्दी बताओ? 2 अक्टूबर तो याद रहेगा। सन कौन सा था? 1869। ठीक है, 1869। 30 जनवरी सन 1948 में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, महंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। ये बात आप याद रखना कि गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना सिर्फ ये नहीं कि सिद्धांत है, ये चला आ रहा है भाई, ये प्रिंसिपल्स है। नो, ये तो, और ना ये पुस्तक ही है कि बस पुस्तक में पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया। नो नो, ये हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है, साधारण जीवन से जुड़ी हुई है, व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है। यदि हम अच्छे से उन बातों का अनुसरण करेंगे तो हम समाज में एक सभ्य व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, एक सम्मानीय व्यक्ति बन सकते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, आपने गांधी जी और भी ऐसे महात्मा गांधी जी पर आधारित, राष्ट्रपिता जी के जीवन पर आधारित कई ऐसी मूवीज भी आई हैं जिनमें उनके जीवन पर आधारित कई बातें भी बताई हैं, कई आंदोलनों के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से उनकी एक आवाज पर पूरा देश एकत्रित होकर अपना साथ देने के लिए खड़ा हो जाता था। साथ ही साथ उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, हर कदम पर उनके साथ रही। यहाँ पर आप बापूजी के बारे में और भी कई बातें जान सकते हैं। क्या आपने बापूजी से संबंधित और कोई कहानी सुनी है, कोई गीत सुना है? यदि सुना है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम हमारी पाठ शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। बापूजी द्वारा रचित ये पाठ हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति के बारे में भी बताएगा। मैंने अभी कहा था ना कि महज किताबी शिक्षा, अच्छा, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ सीख है। सीख का अर्थ हम सही को जान सकें और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। ठीक है, किताबें पढ़ ली, बहुत सारा, कितना मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, लेकिन
पढ़ पढ़ के मतलब पोथी पढ़ के ये जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कई कवि कह गए हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन नहीं चलता है, उसमें वास्तविक यथार्थ और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको उसके बीच में तालमेल बिठाना भी आना चाहिए, तब जाकर हम अपने आप को एग्जिस्ट कर पाते हैं सोसाइटी में। देखो, अहिंसा, अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है? हिंसा मतलब मार पीट ये सब, अहिंसा मतलब उसके विरोध, जहां पर प्रेम, स्नेह, उपकार, परोपकार ये सारे भाव है वो अहिंसा है। तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। देखो शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है, जिसके मन में कभी बदले की भावना ना हो, जो हमेशा उपकार की भावना रखता हो, परोपकार की भावना रखता हो, वही सबसे कह सकते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति कहलाता है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण उच्चतर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। स्पिरिचुअल, वास्तविक जीवन, जन्म, मृत्यु, समाज में रहने के लायक या रहने के योग्य किस तरह से हमें बनाया जा सकता है, या एक व्यक्ति कब एक भले मानुष में परिवर्तित हो सकता है, वो पता होना चाहिए। तभी तो गांधी जी ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जब भी विद्यालय जाता है स्टूडेंट, बच्चा छोटा सा रहता है, अबोध बालक, लेकिन यह भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि विद्यालय में जाने से पहले ही वह लगभग 3000 शब्दों को तो जानता है। बहुत, हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे 3000, बिल्कुल 3000 शब्दों को तो पहले से ही बच्चा जानता है, जिनमें मम्मी, डैडी, पानी, मम्मम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब यहां पर लिखा है कि वर्णमाला पढ़ाने से पहले उसको यह जरूर बताना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई हैं। और आगे कहते हैं, मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों, स्थूल मतलब कंक्रीट जो दिखाई दे रहा है, हार्डवेयर, ठीक है, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकता है। मतलब ज्ञान इंद्रिय मतलब समझते हो ना, सेंस ऑर्गन्स, उनके माध्यम से ही सही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं कहलाता। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक, अब हम कहेंगे अरे भाई हम क्या आध्यात्मिक की ओर चले जाएं? किसी और जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें यह पता होना चाहिए कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, जीवन को किस तरह से जिया जा सकता है, अपने आप को सम्माननीय अच्छा व्यक्ति कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी उसके बाद हम पढ़ लेंगे वर्णमाला। जब ये सब जान लेंगे तो वर्णमाला भी हम पढ़ लेंगे। तो शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है, और अभी जो NEP 23 से स्टार्ट जो होने वाली है, आपने भी सुना होगा कि नई शिक्षा पद्धति आ गई है, उसके अनुरूप बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, और वो बहुत ही अभी लग रहा है कि हाँ वो कारगर सिद्ध होंगे, और हर एक विद्यार्थी के लिए वो आगे चलकर सफलता की सीढ़ियां या सफलता के दरवाजे खोल देंगे। अब लिखा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय हृदय की शिक्षा से है, इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है। मस्तिष्क का ऑलराउंड डेवलपमेंट कब हो सकता है? जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास ही करना, बाकी और सबको पीछे छोड़ना, उससे क्या होगा? वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाएगा। वास्तविक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज या जो सामाजिक ज्ञान है, उससे तो वो वंचित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा देती रहे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को मतलब प्रयास किया जाए कि वे सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहें और सबको एकदम विकास की ओर भी ले जाया जा सके। अब लिखा है, पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। बिल्कुल, अब ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ लिख रहे हैं या जो पढ़ लिख गए, जिसने जो डिग्री प्राप्त कर ली है, मतलब अब तो हम शिक्षित हो गए।
बिल्कुल। हम ये आपसे, मैं स्वयं के लिए भी कह रही हूं कि मैं ये आपसे नहीं कह सकती कि मैं तो अब शिक्षित हो चुकी हूं, अब आपको शिक्षित होना है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कभी भी शिक्षित या ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ब्रॉड है, व्यापक है इसका एरिया, कोई सीमित नहीं है, बहुत सारी, इन्फिनाइटी, मतलब इन्फिनाइट रहती है, कितनी जानकारी, अनंत है, आदि से अंत तक ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो हमेशा हमें सीखते रहना है, यही बताया है कि पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। और यहां पर शुरू हो जाती कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये याद करो, वो लिखो। जबकि प्रारंभिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, अपने आप को किस तरह से रखा जा सकता है, अपनी तंदुरुस्ती की हेल्थ अवेयरनेस, साथ ही साथ भोजन, किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए, अपना काम अपने आप करना चाहिए, ये सारे मूल्यों का विकास होना चाहिए। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय होगा चरित्र निर्माण। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का एक ही उद्देश्य होगा चरित्र निर्माण। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है, यह अच्छी मितव्ययिता है होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह ज्ञान ले। देखो, एक ये भी बहुत सही है कि हम विद्यार्थी के समक्ष ये बता दें, या मैं ही, हम क्या, देखो जैसे आज हमारा पाठ नंबर 12 चल रहा है, हम इससे पहले 11 पाठ कर चुके हैं। यदि मैं आपसे कहूं, यदि नहीं, अब मैं आपसे कह ही रही हूं कि आपने, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक क्या क्या सही और कौन कौन सी बातों को सीखा, उनसे क्या जानकारी प्राप्त की, वो बताइए। यदि आप बता पाए तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे विद्यार्थियों ने मेरी बातों को सुना है, समझा है और अपने जीवन में भी लागू कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहती हूं कि पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक आपने जो भी सीखा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, अब लिखा है यहां पर कि, फिर से मैं बता दूं, जिसका काम यह हो कि भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण उच्चतर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। अब बात किया जा रहा है कि इनके इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर उसे यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है। बिल्कुल सही बात है। अब बाद में बात की जा रही है कि अब लिखा है यहां पर कि जिसका काम यह हो कि वह मतलब ये जान ले कि अब तक हमने सीखा उसके बाद उसको क्या समझ में आया, उसके अनुवाद देशी भाषाओं में करके देता रहे। मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति से है। हम अपने आप का सम्मान करेंगे तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। हम अपने आप के एरिया को सम्मान देंगे, हम अपने क्षेत्र में साफ सुथरापन रखेंगे, तब जाकर लोग हमारे एरिया को या हमारे क्षेत्र को या हमें सम्मानित करेंगे। अब हमेशा हम दूर की चीजों को देखते हैं और दूर के ढोल तो हमेशा सुहावने लगते हैं। हमें यह नहीं सोचना है कि अरे हम जहां रहना है उसमें कितनी सारी कमियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहां हम रहते हैं, जहां हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना, वहां हमें कमियां नजर आती हैं, क्योंकि वहां हम पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दूर वाला अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम उसकी वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं। जब हम वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, तो उसमें भी कमियां रहेंगी। कमियां तो हर जगह होती हैं। अब हमें करना क्या है? हमें उन कमियों को ही तो कम करना है, तभी तो हम शिक्षित कहलाएंगे। अब लिखा है ना यहां पर कि उनके अनुवाद देशी भाषा में करके देता रहे कि जो जो आपने सीखा अब तक उसको आप अपने तरीके से सोच लीजिए कि आपने अभी तक लाली वर्मा मैडम से क्या क्या सीखा। प्लीज 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 लिखना यार, है ना। आप लिखोगे कि आपने पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक मुझसे
एक दो कोई ऐसी बातें सीखी जो आप जीवन में लागू करेंगे, जिनके माध्यम से आप अच्छे मतलब एक सही रास्ते पर चलेंगे? क्या आपको लगा कि मैं जो आपसे कह रही हूं वो बिल्कुल सही है, या मेरी बातों को मानकर आप में कुछ परिवर्तन आया? ये सब लिखना है आपको। नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति से है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाएं। अर्थात हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, उसको सब ऐसे ही सोचे कि अरे ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। हाँ, वो सही है कि दुनिया में हमेशा लोगों को दूसरे में कमियां नजर आती हैं और अब अपनी कमियां कभी नजर नहीं आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को खोजना जानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आगे कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करें, उस पर शर्मिंदा हो। अर्थात कभी भी अपने घर से ही शुरू करें ना, अपने आप को कभी भी निम्न ना समझें कि ओ मेरी हाइट ऐसी है, मेरी हेल्थ ऐसी है, मेरा रंग ऐसा है, मेरी बुद्धि ऐसी है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, बेस्ट हैं, यूनिक हैं। परमात्मा ने कुछ तो सोच समझ के हमारी रचना की है ना, बस हम उन गुणों को देख नहीं पा रहे हैं। तो उनको देखो कि आप में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उनको बाहर लाओ। जब हम अपने आप को तुच्छ, निम्न या बिल्कुल नीचे समझने लगते हैं तो दूसरे हमको और नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, तो अपने आप को कभी भी तुच्छ, छोटा, कमजोर नहीं समझना है। अपने आप को आत्मविश्वास के साथ आगे रखना है, कभी भी किसी बात को लेकर डरना नहीं है। ठीक है, आशा करती हूं आपने गांधी जी द्वारा रचित इस पाठ को ध्यान से सुना है। इसी तरह से हर एक पाठ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक ही ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि यहां पर आप जिस भी चैप्टर को देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपको देखना है जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, पाठ्य पुस्तक के बारे में आप जानना चाहते हैं या पाठ्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्लिक कीजिए पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे लाली वर्मा मैडम प्रकट हो जाएंगी और इस वीडियो में आपको दोनों पाठ्य पुस्तिकाएं गोधूली और वर्णिका के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगी कि कितने चैप्टर हैं, काव्यखंड, गद्यखंड क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। जब आप ध्यान से देखोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको साल भर का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपको वीडियो भी जरूर पसंद आएगा ही आएगा। और जब वीडियो पसंद आ ही रहा है तो लाइक कर दो ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सभी के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। हर सब्जेक्ट के वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे और सही समय पर जब आपको लगे कि अब मुझे वीडियो देखना है और आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।